भारत में हर बच्चे के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी गई है। पढ़ाई करो, जॉब लो, शादी करो और एक बड़ा-सा होम लोन ले लो। अगर आप अपने रिश्तेदार को बोलोगे कि मैं रेंट पे रह रहा हूँ, तो वो आपको ऐसे देखेंगे जैसे कि आपने कोई गुनाह किया हो। वो कहेंगे, "बेटा, रेंट तो वेस्ट है। लैंडलॉर्ड की ईएमआई क्यों भर रहे हो? अपनी ईएमआई भरो, घर अपना होगा।" सुनने में लॉजिकल लगता है। रेंट एक खर्चा है, घर एक एसेट है। एंड ऑफ स्टोरी। लेकिन जब मैं आज लोगों के फाइनेंसेस देखता हूँ, तो मुझे कुछ और दिखता है। लोग एसेट रिच तो है, कागज़ पर घर है, लेकिन कैश पुअर है। 1 करोड़ के घर में रह रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए कोई फंड्स नहीं है। आज मैथ बदल चुका है। आज मैं आपको वो कैलकुलेशन दिखाऊँगा, जो आपका प्रॉपर्टी ब्रोकर आपसे छुपाता है। हम कैश फ्लो देखेंगे, टैक्स एस्पेक्ट समझेंगे और वो हिडन कॉस्ट देखेंगे, जो आपकी वेल्थ को चुपचाप खा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये डिबेट इंडिया में इतनी ज़रूरी क्यों है? यूएस या दुबई में रेंटल यील्ड यानी रेंटल इनकम एज़ अ परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू बहुत हाई होती है, 5% टू 7% होती है। वहाँ रेंट और ईएमआई लगभग बराबर होते हैं, तो वहाँ घर खरीदना सेंस बनता है। लेकिन इंडिया की कहानी डिफरेंट है। यहाँ प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन रेंट प्रॉपर्टी प्राइसेस के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। मुंबई, दिल्ली या बैंगलोर में रेंटल यील्ड मुश्किल से 2 टू 3% है। चलिए रियल नंबर्स देखते हैं। मान लीजिए आपको एक बढ़िया सा 2 बीएचके फ्लैट चाहिए। फ्लैट की कीमत से 1 करोड़ रुपए है। मंथली रेंट से 25,000 लगभग 3% यील्ड के हिसाब से। मंथली ईएमआई से 8.5% इंटरेस्ट, 20 साल का लोन, 80% ऑफ 1 करोड़ यानी 80 लाख के लोन के ऊपर 20% डाउन पेमेंट, 80% लोन पे ईएमआई बनता है, करीब 70,000। फ़र्क देख रहे हैं यहाँ आप? उस घर में रहने के लिए या तो लैंडलॉर्ड को 25,000 दो या बैंक को 70,000 दो, प्लस 5,000 मेंटेनेंस अलग से। यानी हर महीने 45 टू 50,000 का फ़र्क। बाय करने का डिसीजन तभी सेंस है, अगर वो घर इतनी तेज़ी से ग्रो करे कि इस 50,000 प्लस लॉस ऑफ इनकम ऑन दैट 50,000 को कवर कर सके। क्या ऐसा होता है? चलिए वेल कैलकुलेटर से पूछते हैं। 2 दोस्तों की कहानी लेते हैं। बायर भावेश और रेंटर राहुल। दोनों 30 साल के हैं। दोनों के पास 20 लाख है डाउन पेमेंट के लिए। सिनेरियो ए देखते हैं। बायर भावेश 20 लाख की डाउन पेमेंट दे दी, 80 लाख का लोन कर दिया। हर महीने 70,000 का ईएमआई भर रहा है 20 साल तक। अजम्पशन ये है कि उसका घर 6% हर साल ग्रो करेगा, घर की वैल्यू। ये पिछले 10 साल का रियल एस्टेट की गेन्स की एवरेज है। सिनेरियो बी देखते हैं। रेंटर राहुल घर नहीं खरीदता, वो अपना 20 लाख डाउन पेमेंट की जगह एक म्यूचुअल फंड में डाल देता है। वही सेम घर 25,000 के रेंट पे लेता है। सबसे जरूरी पॉइंट, भविष्य की ईएमआई प्लस मेंटेनेंस 75,000 की, 70,000 ईएमआई प्लस 5,000 मेंटेनेंस। राहुल का रेंट 25,000 है। जो 50,000 बचे, राहुल उसे खर्च नहीं करता, वो उसे हर महीने सिप में डालता है। हाँ, एजम्पशन ये है कि रेंट हर साल 5% से बढ़ेगा और सिर्फ 12% रिटर्न देगी। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 20 ईयर्स। 20 साल बाद क्या होगा? भविष्य की लोन खत्म हो जाएगी और उसकी घर की वैल्यू होगी अराउंड 3.2 करोड़। बढ़िया है। अब देखते हैं राहुल की सिचुएशन। उसका 20 लाख और वो 50,000 की मंथली सिप्स कंपाउंड हो चुके हैं। उसका टोटल कॉर्पस है, कैन यू इमेजिन, 7 करोड़। ऐसा क्यों हुआ? क्या आप सोच सकते हैं? आंसर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भावेश ने 8.5% पे लोन लिया एक ऐसी चीज के लिए जो 6% से ग्रो हो रही थी। ऑन द अदर हैंड राहुल ने 12% वाली चीज में इन्वेस्ट किया। 20 साल में ये गैप समंदर जितना बड़ा हो गया। अब बायर्स कमेंट सेक्शन में चिल्लाएंगे, अरे सीए साहब, टैक्स बेनिफिट भूल गए क्या? होम लोन पे टैक्स बचता है। मैं नहीं बोला। आइए टैक्स का एंगल भी देखते हैं। सेक्शन 24 बी के अंडर होम लोन बेनिफिट मिलता है। अगर आप अपने घर में रह रहे हो
तो मैक्सिमम इंटरेस्ट डिडक्शन मिलता है 2 लाख का हर साल। बट रियलिटी ये है 80 लाख के लोन पर शुरू में आप साल का 7 लाख का इंटरेस्ट भरते हैं। सरकार सिर्फ 2 लाख अलाउ करती है, बाकी के 5 लाख पर जीरो बेनिफिट मिलता है। ऑल्सो ध्यान रहे ये बेनिफिट न्यू रिजीम वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब बात करते हैं एचआरए बेनिफिट की, जो रेंटर राहुल को मिलता है। अगर वो साल का 3 लाख रेंट भरता है 25,000 महीने के हिसाब से, तो अक्सर वो पूरा 3 लाख क्लेम कर सकता है। यहाँ भी ध्यान रहे ये बेनिफिट न्यू रिजिम वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो यहाँ भी जैसे कि हमने देखा, ज़्यादा सैलरी वालों के लिए एचआरए का बेनिफिट होम लोन से ज़्यादा होता है। तो यहाँ भी मैथ रेंटर के फेवर में है। एक्सेल शीट के बाहर भी रियल एस्टेट के 2 दुश्मन हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। किलर नंबर 1, डेप्रिसिएशन। लोग कहते हैं प्रॉपर्टी के दाम हमेशा बढ़ते हैं। जमीन के दाम बढ़ते हैं दोस्तों, बिल्डिंग के दाम गिरते हैं। 20 साल बाद आपके फ्लैट में पाइप्स लीक होंगे, पेंट उतर जाएगा। 20 साल बाद ही क्यों, आजकल 5-10 साल में ही रिपेयर्स और रिनोवेशन के खर्चे चालू हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स को पेंट की जरूरत नहीं पड़ती। किलर नंबर 2, द लिक्विडिटी ट्रैप। ये मुझे सबसे ज्यादा डराता है। अगर रेंटर राहुल को मेडिकल इमरजेंसी आई और 25 से 50 लाख की जरूरत पड़ी, तो वो एक क्लिक करेगा और 2 दिनों में पैसा अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अगर बायर भावेश को जरूरत पड़ी, तो क्या वो एक बाथरूम बेच पाएगा या एक बाथरूम और किचन बेच पाएगा? नहीं, उसे पूरा घर बेचना पड़ेगा। और इंडिया में घर बिकने के लिए 6 महीने से 1 साल लग ही जाता है। 40 की उम्र में घर बड़ा है पर जेब खाली है, ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। चलिए, बाइंग की तो बुराई कर ली, अब इंसान बनकर सोचते हैं, कैलकुलेटर बनकर नहीं। बाइंग 2 जगह रेंटिंग को हरा देती है। नंबर 1, फोर्स्ड डिसिप्लिन। मुझे पता है कि राहुल चाहे तो अमीर बन सकता है, पर क्या वो बनेगा? ज्यादातर लोग वो बचे हुए 50,000 इन्वेस्ट नहीं करते। वो आईफोन ले लेते हैं, थाईलैंड चले जाते हैं या कहीं स्पेंड कर देते हैं। ईएमआई एक गन है जो आपके सिर पर है, जो आपसे जबरदस्ती सेविंग्स करवाती है। नंबर 2, इमोशनल सिक्योरिटी। कोई लैंडलॉर्ड आपसे ये नहीं कह सकता कि मकान खाली करो। आप दीवार पर कील ठोक सकते हैं, पिंक पेंट लगवा सकते हैं, अपने घर के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अपने बच्चों और बूढ़े माँ बाप के लिए अपनी छत होने का सुकून, उसकी कोई कीमत नहीं होती। अब शायद आप कंफ्यूज हो गए हो, ये बंदा सीधे सीधे क्यों नहीं बताता मुझे बाय करना चाहिए या मुझे रेंट करना चाहिए? खामखा कंफ्यूज करता है। पहले बोलता है रेंट अच्छा है, फिर एंड में बोलता है कि बाइंग अच्छा है। व्हाट टू डू एग्जैक्टली? इसको ओवरकम करने के लिए आप एक फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो, क्योंकि दिस इज अल्टीमेटली अ कैलकुलेशनल एज वेल एज एन इमोशनल डिसीजन। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक फ्रेमवर्क यूज करो एंड देन यू डिसाइड वट एवर सूट्स यू द बेस्ट। पॉइंट नंबर 1 ऑफ द फ्रेमवर्क दैट यू शुड कंसिडर, द 15-year रूल। क्या आप पक्का इस शहर में 15 साल रहोगे? अगर हाँ, देन बाय। रियल एस्टेट सिर्फ लॉन्ग टर्म में पैसा बनाता है। अगर ट्रांसफर वाली जॉब है, देन रेंट। पॉइंट 2 ऑफ द फ्रेमवर्क, द यील्ड टेस्ट। रेंट चेक करो। अगर 1 करोड़ के का फ्लैट 20-25 हज़ार में मिल रहा है, लो यील्ड, तो रेंट करो, ये सस्ती लग्जरी है। अगर रेंट बहुत महंगा है 40,000 पर मंथ से, देन बाय करने का सोचो। नंबर 3, द औकात रूल, 30-40-30 रूल। घर तब लो जब अफोर्ड कर सको। आप चेक कीजिए आपकी ईएमआई आपकी इनकम के 30% से ज्यादा ना हो। सब पॉइंट 2, आपके पास 40% डाउन पेमेंट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 20%। एंड सब पॉइंट 3, घर लेने के बाद भी हमेशा 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस की लिक्विडिटी होनी चाहिए। ये फ्रेमवर्क यूज करो और डिसाइड करो आप कौन सी टीम में हो, टीम रेंट या टीम बाय। नीचे कमेंट करके बताओ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ सो, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Also press the bell icon so that you are notified whenever I come up with any new videos. That's all for today, friends. Thanks for watching.